हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और प्लुत स्वर, जिसे हम लघु स्वर्ग, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। तो इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? विवरण चिन्ह का, या फिर यहाँ पर अपूर्ण विराम का, उपविराम, या फिर अल्प विराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। सवेरा हुआ, हुआ के तुरंत बाद यहाँ पर प्रयोग होगा, उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हवा कैसा शब्द है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर संज्ञा है? तो हवा, हवा एक क्रिया शब्द है दोस्तों। क्या है? एक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? हवा जो है एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हवा एक संज्ञा शब्द है। और कैसी संज्ञा है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें सर्वनाम का किस में प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं है ये एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है 5, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, या फिर पुल्लिंग के अनुसार होता है? तो जो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे कि मान लीजिए अच्छा लड़का, क्या होता है? अच्छा लड़का। तो यहाँ पर जो अच्छा है ये विशेषण है, और लड़का जो है यहाँ पर विशेष्य है, यानी इसकी ये विशेषता बता रहा है। तो जो अच्छा है ये लड़के के अनुसार है, यानी विशेष्य के अनुसार है। अगर हम यहीं पर अच्छी लड़की करते यहाँ पर, तो इसको हमें अच्छी करना पड़ता है, इसीलिए किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, या फिर वर्तमान कालिक रूप में? तो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो होता है भूतकालिक रूप में। जैसे कि राम ने खाना खाया, तो एक भूतकालिक रूप है, यानी कि भूतकाल का एक वाक्य है। और यहीं पर हम कर दें सीता ने खाना खाया, तो यहाँ पर देखिए, यानी कर्ता के अनुसार कोई भी क्रिया का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर प्रतिदिन ये क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, या फिर कारक है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन एक अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। कुमार का कुमारी स्त्रीलिंग, दास का दासिन, तरुण का तरुणी, सुंदर का सुंदरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये असंगत दिया हुआ है, दास का होता है दासी, न कि दासिन। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, ये एक आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, या फिर सामान्य भूतकाल है? तो इसका सही आंसर होगा ये एक पूर्ण भूतकाल है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक क्या, सामान्य भूतकाल है। कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर कार्य कब समाप्त हुआ ये ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा भूतकाल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है 11, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, या फिर भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? तो उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, यहाँ पर असमर्थता का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, या फिर पक्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा, या फिर अग्नि? इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर अग्नि तद्भव नहीं है। अग्नि क्या है? एक तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? आग।
ठीक है। और यहाँ पर 8 का जो तत्सम होगा वो होगा अष्ट, क्या होगा, अष्ट। और आम का होगा आम्र, आम्र का होगा आम्र, आदा का होगा अर्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या है, तद्भव हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक अग्नि तत्सम दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निराशा, निष्कासन, निष्फल या फिर निगम। तो नि उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में हुआ है, निधन गम, निधन गम। और बाकी के में यहाँ पर निर का प्रयोग हुआ है, निष्फल में निष्का और निष्कासन में भी निष् का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? 2 से, 3 से, 4 से या फिर 6 से? तो ये बना है 2 शब्दों से, यानी प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। यहाँ पर एक शब्द ये, एक शब्द ये, तो यहाँ पर कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। अगला प्रश्न है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो कौन सा शांत का विलोम नहीं है बताना है, उद्विग्न, स्थिर, उत्तेजित या फिर अशांत। तो जो इसका विलोम है वो अशांत भी होता है, उद्विग्न होता है, उत्तेजित भी होता है, लेकिन स्थिर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना या पराया, ये विलोम है अपने का, आस्था का नास्ता, आकाश का पाताल या फिर अग्नि का आग। तो इसमें से सही है ऑप्शन नंबर डी, जो अग्नि होता है उसका जो विलोम शब्द होता है वो जल होता है, न कि आग। ये तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। और बाकी के आस्था का नास्ता है, अपना का पराया है, आकाश का पाताल है। अगला है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। तो अंक का अर्थ क्या नहीं होता? गोद, चिन्ह, संख्या या फिर अंग। तो इसका सही आंसर है, इसका जो वो होता है अर्थ नहीं होता अंग। बाकी के जो गोद, संख्या, चिन्ह ये सभी क्या होते हैं? अंग के अर्थ होते हैं। अगला है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, घाम, भवन या फिर आवास। तो इसमें से जो आगार शब्द का पर्यायवाची नहीं होता वो होता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी के सभी जो आगार के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं घर, भवन, आवाम, अनिकेत। ये सभी क्या होते हैं? घर के पर्यायवाची यानी आगार के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है 20, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अंतहीन का, ईश्वर का, शेष का या फिर आकाश का। तो जो अनंत होता है इसका जो समानार्थी या फिर इसका जो अर्थ व्यक्त करता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी, आकाश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। तो यहाँ पर चर्म और चरम और चर्म का उचित अर्थ बताना है। टूटना, शाश्वत, श्रेष्ठ, शक्तिहीन, अंतिम सीमा, चमड़ा या फिर चमड़ा या फिर अंतिम सत्य। तो जो चरम होता है आपने सुना होगा चरम सीमा यानी कि अंतिम सीमा, अंतिम सीमा। और चर्म, चर्म यानी कि चमड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए शब्द होगा एक शब्द, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, युग या फिर वार्षिक। तो जो 100 वर्षों का समय होता है उसको शताब्दी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और जो वार्षिक होता है यानी कि 365 दिनों का जो समय होता है उसको वार्षिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए है अंक, गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक या फिर उपसर्ग। तो जो दो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम, दिनम व दिनम, दिनम प्रति, दिनम, दिनम, दिनम व दिनम। तो जो प्रतिदिनम होता है इसका समास विग्रह होता है दिनम, दिनम प्रति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग त्रुटि है? कौन से भाग में त्रुटि है? विद्वानों का दल आ रहा है, दल में आ रहा है, का या वे विद्वानों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर विद्वानों में व इस ये वाला आएगा, न कि ये वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वो में गलती है। अगला प्रश्न है 27,
स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभव, आश्रय, संचारी भाव या फिर विभाव? तो स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य बनाता है विभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है। अगला प्रश्न है 28, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई छंद, घनाक्षरी, दोहा या फिर रोला? तो जिसमें 16 मात्राएं होती हैं उसको बोलते हैं चौपाई छंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और इसमें कितनी पंक्तियां होती हैं? इसमें 4 पंक्तियां होती हैं चौपाई छंद में। दोहा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में 11 और 13। कितनी होती हैं? 11, 13। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होती हैं 13, 11, आगे पीछे। रोला में 24, रोला में 24। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। कैसा छंद है? एक वार्णिक छंद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहा माना जाता है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञा है, निराशा, हताशा, भलाई, विजय या फिर भाग्य? विशेषण है शक्ति, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना। सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों? और अकर्मक क्रिया है लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है ये भी, विशेषण है ये सभी, और ये सर्वनाम है। लेकिन अकर्मक क्रिया में जो पढ़ना है ये एक सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, ये ठीक है। टेढ़ी उंगली से अचार निकल, दोस्तों यहाँ पर होता है घी निकालना। अगला है घाट घाट का जूस पीना, न कि यहाँ पर होता है घाट घाट का पानी पीना। अगला है तिल का लड्डू बनाना, यहाँ पर होता है ताड़, तिल का ताड़ बनाना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न है 32, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या फिर स्वामी के बल पर सेवक का साहस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1900 से 1984 बीसी, 1375 से लेकर 1700 बीसी, 1700 से लेकर 1900 या फिर 1050 से लेकर 1375? तो जो पूर्व मध्यकाल है इसको बोला जाता है भक्ति काल। क्या बोला जाता है? जो भक्ति काल है, दूसरा जो काल है साहित्य का, वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1375 से लेकर 1700 जो ईस्वी है ये क्या है? पूर्व मध्य काल है। और इसके बाद आता है उत्तर मध्य काल जिसका कार्यकाल है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम गद्यांश को नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों गद्यांश में काफी समय लगता है। इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और इसके आंसर भी आप दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।